ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस। देखो जो पिछली क्लास में अपन देखो क्या टॉपिक चल रहा था, मैंने मतलब कि मैंने बताया था स्ट्राइक्योमेट्रिक दोष बताया था मैंने। मतलब कि पहले तो बात को आपको दोष का पता होना चाहिए। दोष का मीनिंग क्या होता है, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। मान लो कोई भी एक आदर्श क्रिस्टल है। आदर्श क्रिस्टल नॉर्मली जो आपके आयनिक यौगिक होते हैं वो ओनली क्रिस्टल का जो है क्या बनाते हैं, क्रिस्टल का फॉर्मेशन या क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब आदर्श क्रिस्टल क्या होता है, आदर्श क्रिस्टल में धनायन ऋणायन सब के सब एकांतर क्रम में या फिर मतलब प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार क्या होता है कुछ धनायन है ना, या तो मतलब उस क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं या फिर कुछ ऋणायन भी बाहर चले जाते हैं। मतलब कुछ भी हो, चाहे धनायन बाहर जाओ चाहे ऋणायन बाहर जाओ, या फिर कुछ, क्योंकि आपको एक नाम आपको बताया जिस अंतराकाशीय अवकाश, क्या बताया था, अंतराकाशीय अवकाश। ये मान लो कोई क्रिस्टल हो, ये मान लो कोई क्रिस्टल है, तो इसका भी क्योंकि अब है क्या, ये भी पूरा ये भी किससे आयनों से तो मिलकर बना होता है। अब क्योंकि इनके बीच भी क्या रिक्त स्थान प्रेजेंट है, तो कई बार क्या होता है कोई आयन इन रिक्त स्पेस में भी आ जाता है, तो इसलिए मतलब दोष उत्पन्न हो जाते हैं उसमें। यानी कि अगर आदर्श स्थिति होगी, कोई भी एक क्रिस्टल होगा, उसकी अगर आदर्श स्थिति से कुछ विचलन होगा तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, दोष बोलते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं, दोष बोलते हैं। पहली बात तो ये। अब फिर मेरे बात आई थी, मेरे आदर्श जो आपके जो भी दोष थे दो प्रकार के थे, एक तो स्ट्राइक्योमेट्रिक, एक था नॉन स्ट्राइक्योमेट्रिक। और देखो मैंने क्या बताया, जो मतलब 0 केल्विन ताप पर सभी क्रिस्टल आदर्श होते हैं। आदर्श का मतलब कि उनमें धनायन और ऋणायन सभी के सभी मतलब कि एक आदर्श स्थिति ही पाई जाती है उनकी। लेकिन अपन जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं तो उनमें क्या है, उनमें क्या लगातार जो भी क्या हो दोष उत्पन्न होने लगते हैं। इस कारण इनको ऊष्मागतिकीय दोष भी कहते हैं। इस कारण इनको ऊष्मागतिकीय दोष भी कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको क्या डिफाइन किया था, इसके बाद मैंने बताया था बिंदु दोष। क्या बताया था मैंने आपको, बिंदु दोष। बिंदु दोष का मतलब क्या है, बिंदु दोष का मतलब आप चाहे बिंदु से मान सकते हो या फिर एक जाले की अवस्था से मान सकते हो, ठीक है। अगर वहां से मान लो अगर कोई भी आयन अपनी मतलब कि निश्चित स्थिति को छोड़ के जाता है या फिर कोई निश्चित आयन वहां आता है, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, उसी को अपन बिंदु दोष बोलेंगे। अब बिंदु दोष अपने दो प्रकार के थे, कौन कौन से थे, एक तो स्ट्राइक्योमेट्रिक, एक था नॉन स्ट्राइक्योमेट्रिक। तो कल मैंने आपको एक तो स्ट्राइक्योमेट्रिक परिभाषा बताई। स्ट्राइक्योमेट्रिक में कुछ भी नहीं, मान लो अगर कोई भी आयनिक यौगिक बनता है तो उसका जो भी उनकी संख्या का अनुपात क्या होता है, समान होता है, तब तो वो स्ट्राइक्योमेट्रिक होता है। अगर वो समान नहीं होता तब वो आपका नॉन स्ट्राइक्योमेट्रिक होता है। अब जो स्ट्राइक्योमेट्रिक है, स्ट्राइक्योमेट्रिक को आज अपन कंटिन्यू करेंगे। अब स्ट्राइक्योमेट्रिक में ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी मतलब पढ़ाने में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब जो स्ट्राइक्योमेट्रिक दोष किस में पाया जाता है, एक नाम होता है शॉर्टकी फ्रैंकल। तो शॉर्टकी फ्रैंकल में सामान्यतः कौन सा दोष पाया जाता है आपका, स्ट्राइक्योमेट्रिक। तो सबसे पहले तो अपन लिखेंगे शॉर्टकी फ्रैंकल दोष। इसको डायरेक्ट अपन अंतरी करेंगे, जैसे क्या था अपना स्ट्राइक्योमेट्रिक दोष था। अब स्ट्राइक्योमेट्रिक दोष में आप लिखोगे डायरेक्ट लिखो आप इसमें, यह है निम्न में पाया जाता है। निम्न में कौन सा, यह शॉर्टकी फ्रैंकल दोष में पाया जाता है। यह शॉर्टकी फ्रैंकल दोष में पाया जाता है। क्या लिखोगे आप डायरेक्ट लिख दो इसको। जैसे मान लो कि मैंने क्या बताया, मैंने आपको स्ट्राइक्योमेट्रिक दोष बताया था ना, स्ट्राइक्योमेट्रिक दोष में आप डायरेक्ट एग्जांपल दोगे। आप क्या है आपका, जो स्ट्राइक्योमेट्रिक दोष, ये अपन ने कल हेडिंग डाल दी थी, इसकी परिभाषा भी लिखवा दी थी शायद मैंने आपको, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल दे दो आप डायरेक्ट। कौन सा एग्जांपल दोगे इसका, शॉर्टकी एवं फ्रैंकल दोष। क्या एग्जांपल दोगे इसका, शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष। इसका एग्जांपल दो डायरेक्ट। क्या दोगे, शॉर्टकी कोमा फ्रैंकल दोष। तो आपसे मान लो कि ये छोटे वाले क्वेश्चन में ही पूछ सकता है कि मतलब कि आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि शॉर्टकी फ्रैंकल दोष किस में उत्पन्न होता है, तब आप आंसर क्या दोगे उसमें, स्ट्राइक्योमेट्रिक दोष किस में आता है, स्ट्राइक्योमेट्रिक में आता है। अब अपन देखो ये एग्जांपल देंगे, अब इसमें अंतर लिखो आप। अब देखो एक साइड तो लिख लो आप स्ट्राइक्योमेट्रिक दोष, और उसके दूसरे साइड में लिख दो आप क्या, सॉरी स्ट्राइक्योमेट्रिक क्या, एक साइड तो लिख दो फ्रैंकल दोष और दूसरे साइड लिख दो आप कौन सा, शॉर्टकी दोष। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो अपन बात करेंगे किसकी, शॉर्टकी दोष की।
शॉर्टकी दोष फ्रेंकल दोष। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ से, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा आपको फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष में अंतर बताओ। इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अपन बात करते हैं शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष की। अब देखो शॉर्टकी फ्रेंकल, देखो शॉर्टकी वाला दोष है ना, ये एक शॉर्टकी दोष में क्या होता है ये बताता हूँ। देखो आपको पता है जो किसी मान लो किसी की भी जो जोड़ियाँ बनती है, मतलब कि जोड़ियाँ किसकी बनती है बताओ मेरे को आप। सबसे पहले तो जोड़ियाँ कब बनती है, मान लो अगर कोई भी मान लो कोई कपल है, वो एक दूसरे से शादी कब करेगा, जब दोनों का क्या हो आकार इक्वल हो। मतलब आप बिल्कुल उसे ले सकते हो, बिल्कुल पूरा समझ में आएगा आपको। मतलब क्या होता है इसमें क्या होता है सबसे पहले तो मतलब कि एक तो ये पता होना चाहिए, मतलब इसमें क्या होता है जैसे एक तो क्या होगा दनयन होगा आपका। दनयन को आप मान लो कोई भी आदमी मान सकते हो, और मतलब ये क्या है कोई भी, मतलब एक तो क्या होगा दनयन होगा, एक क्या होगा ऋणयन होगा। तो सबसे पहली बात तो ये दोनों के दोनों एक साथ जाते, मतलब कि एक साथ क्या करते हैं कपल करते हैं। मतलब शादी करने के लिए लड़का लड़की तो कम से कम चाहिए ना, बिल्कुल सेम बात है। ये मान सकते हो कि आप दनयन को तो आप लड़का समझ सकते हो और ऋणयन को आप लड़की समझ सकते हो, ठीक है। तो पहली बात तो मतलब कि क्योंकि अब जोड़ियाँ किसकी बनती है, मतलब कि आप बताओ मतलब कि शादी किसकी होती है, जोड़ों में होती है। लेकिन जोड़ों में सबसे पहले क्या देखते हैं अपन, उसका दोनों का साइज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक तो 6 फुट का बंदा हो और वो एक 1.5 फुट की होता है, उनकी जोड़ियाँ परफेक्ट नहीं होती है। तो अपन क्या कहेंगे सबसे पहले तो उनका साइज इक्वल होना चाहिए। जो भी आपके आयंस होंगे उनका क्या होना चाहिए, आपका साइज इक्वल होना चाहिए। अब साइज इक्वल का मीनिंग किससे लेंगे अपन, साइज इक्वल से हम अपने मीनिंग लेंगे जिसकी उनकी क्या होगी त्रिज्या क्या होनी चाहिए, लगभग समान होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये आप मान लो कि कोई भी कपल है या कोई भी मान लो युग्म है, वो घर से कब भागता है, जब उसको घेरने वाले आदमियों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। कब भागता है वो, जब उसको घेरने वाले आदमियों की संख्या ज्यादा तब वो क्या करता है, वो कपल घर से भागता है। सेम कहानी यहाँ पर भी यही होती है। सेम कहानी यहाँ क्या होती है कि अब देखो यहाँ मतलब ये घेरने वाले से मतलब देते हैं समन्वय नंबर से, किससे, समन्वय संख्या। और मैंने समन्वय संख्या को आपको बताया भी, मैंने समन्वय संख्या क्या बताया मैंने आपको। समन्वय संख्या क्या होती है, अगर कोई भी अवयवी कण होता है जो उसके टच में जितने भी परमाणु होते हैं, जितने भी अणु होते हैं, वो उसकी क्या होते हैं समन्वय संख्या। तो शॉर्टकी दोष के लिए आप दूसरा पॉइंट ये लिखोगे, यह सामान्यतः उच्च समन्वय संख्या होने पे दर्शाता है। तो दूसरा पॉइंट आप ये लिखोगे। तीसरा पॉइंट ये दोष हमेशा मतलब कि युग्म में निकलता है। युग्म का मतलब कि दनयन और ऋणयन का क्या बनता है, एक युग्म बनता है। युग्म से क्या निकलता है, वो आपका दोनों के दोनों युग्म बाहर चले जाते हैं, तो एक पेयर यहाँ से निकलता है। क्या निकलता है, एक युग्म बाहर निकलता है। तो अपन देखो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं अभी थोड़ा थोड़ा। तो अपन सबसे पहली बात क्या कहेंगे अपन कि इसमें क्या होता है, आपके शॉर्टकी दोष में क्या होता है, इसमें दनयन और ऋणयन युग्म में निकलते हैं। क्या दोगे आप इसमें दनयन एवं ऋणयन इसमें दनयन कोमा ऋणयन युग्म में गायब होते हैं। पहला अंतर तो आप ये लिखोगे इसमें, ठीक है। मतलब क्या होगा, कोई भी युग्म होगा, कोई भी पेयर होगा या कोई भी कपल होगा, वो कहाँ से निकलेगा, एक तो कम से कम उसको लड़की चाहिए, एक कम से कम उसको लड़का चाहिए, यानी कि वो क्या करे एक युग्म में वहां से बाहर निकलता है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये दोगे। अब देखो फ्रेंकल दोष में क्या होता है, फ्रेंकल दोष को आप यार एग्जाम्पल से नहीं समझ सकते। फ्रेंकल दोष में क्या होता है, इसमें क्या होता है, अगर कोई भी दनयन होता है वो क्या होता है उसके अंतराकाशीय अवकाश में आ जाता है। कहाँ था अंतराकाशीय अवकाश। अब अंतराकाशीय अवकाश से भी आप अच्छी तरह से परिचित है। अंतराकाशीय अवकाश क्या होता है, अगर अवयवी कणों के बीच में अगर कोई भी स्पेस प्रेजेंट होता है तो वहाँ क्या पाया जाता है, आपका अंतराकाशीय अवकाश पाया जाता है। देखो सबसे पहले एक काम करो, उसका डायग्राम बना लो यार आप। चलो यहाँ लिख दो, एक लाइन लिख दो इसके लिए। इसमें क्या लिखोगे आप, इसमें दनयन अपनी जालक स्थिति को छोड़कर
मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देख लेना एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपको ये क्वेश्चन को छोड़कर। अंतराकाशी अवकाश में पहला अंतर तो ये लिखो। अब देखो दूसरा इसका डायग्राम देखो, डायग्राम से अच्छा ये लाइन ज़्यादा समझ में आएगी आपको। डायग्राम कैसे बनाओगे आप, देखो इसका छोटा सा डायग्राम बना दे। देखो देखो इसका डायग्राम बनाते हैं अपन। मैंने क्या कहा, इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा धनायन ऋणायन से मिलकर बना होता है। अगर मान लो कि मैं धनायन को Na पॉजिटिव मानता हूं और ऋणायन को अगर मैं Cl माइनस मानता हूं, तो देखो क्या डायग्राम बनेगा अपना। मान लो यहां तो क्या आएगा आपका Na प्लस, दिखाई दे रहा है ना आपको ये चीज, Na प्लस, क्योंकि फिर यार वो आएगा नहीं, इसमें क्या आएगा, यहाँ तो Na प्लस आएगा, Na, फिर क्या आएगा आपका Cl, फिर से Na, फिर से Cl, फिर से क्या आएगा Na, क्योंकि पूरा पूरा NaCl कोई भी क्रिस्टल होता है, दिखाई दे रहा ना आपको, दिखाई दे रहा होगा शायद तक आपको, बिल्कुल कुछ भी नहीं, मतलब एक तो क्या है Na फिर Cl, फिर Na फिर Cl, फिर Na फिर Cl। अब देखो ऊपर Na था, इसके नीचे क्या आएगा, फिर Cl आएगा, क्या आएगा इसके नीचे Cl आएगा, यहाँ पर भी क्या, यहाँ पर Cl के बाद फिर क्या आएगा Na क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि Na का मतलब एक तो क्या होगा, सोडियम तो क्या बनाएगा, धनायन बनाएगा, और क्लोरीन क्या बनाएगा, ऋणायन बनाएगा। तो धनायन और ऋणायन क्या होते हैं, आपस में एकांतर क्रम में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ कैसे प्रेजेंट होते हैं ये, एकांतर क्रम में। तो Cl माइनस फिर क्या आएगा आपका Na प्लस, Na के बाद फिर से Cl, फिर से Na, फिर से Cl, ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा Na Cl, Na Cl और क्या आएगा Na। शायद दिखाई दे रहा हो सब कुछ आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी नहीं है। अब देखो मैंने क्या कहा कि यहाँ क्या होता है, कोई धनायन और ऋणायन क्या कर रहा है, युग्म से बाहर निकाल दे। युग्म से बाहर का मतलब पता है क्या, ये धनायन भी जाएगा बाहर, कौन सा आपका ये वाला, कोई सा भी मान लो आपकी मर्जी है, ये भी क्या जाएगा, पूरा पूरा बाहर जाएगा, ऐसे कैसे ही उठ के। ये तो क्या चला, Na प्लस चला गया, और ये क्या चला गया, Cl माइनस चला गया। तो NaCl क्या करेंगे, आपसे ग्रुप से क्या निकले, बाहर चले जाएंगे। क्या करेंगे अपन, ये युग्म में बाहर चले जाएंगे। तो इस तरह से आप ये लिख लोगे आप डायग्राम, तो ठीक है। और देखो इसमें इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे अपन, इसका डायग्राम सिंपल है। अब देखो इसमें भी फिर से क्या लिखेंगे, Na प्लस Cl माइनस लिख लगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो क्या आएगा आपका Na आएगा,
यहाँ तो क्या आएगा Na, यहाँ क्या आएगा Cl माइनस, यहाँ क्या आएगा Cl, यहाँ क्या आएगा Na, ये लेना पड़ेगा। यहाँ क्या आएगा आपका Na, फिर क्या आएगा Cl, फिर से क्या आएगा Na, क्या आएगा Cl, फिर से Na, फिर से Cl, फिर से Na, फिर Cl, फिर से Na, फिर क्या आएगा Cl आएगा। तो इस तरह से दिखाई दे रहा होगा शायद तक आपको, बिल्कुल इस तरह आएगा पूरा पूरा NaCl। अब देखो इसमें मैंने क्या कहा, इसमें क्या होता है आपके जो धनायन होते हैं, धनायन कहाँ जाते हैं आपके, जो मतलब कि इसकी जालक अवस्था तो कौन सी, जैसे मान लो Na यहाँ प्रेजेंट था, इसमें धनायन यहाँ से अपनी जगह छोड़ता है, और जो अंतरा जो मतलब इनकी जो बीच का स्पेस है, इन स्पेस को अपन क्या बोलेंगे, अंतराकाश बोलेंगे, अंतराकाशीय अवकाश। तो ये यहाँ से उठेगा सोडियम और ये यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये कहाँ जाएगा आपका, तो ये यहाँ पर आ जाएगा कौन सा, सोडियम यहाँ से तो उठेगा आपका, यहाँ से तो उठ जाएगा, और कहाँ आएगा, यहाँ अंतराकाश में आ जाएगा सोडियम आपका Na, तो Na आपका यहाँ आ जाएगा। तो जो आपका जो धनायन था, अगर धनायन मान लो किसी अपनी जालक अवस्था से को छोड़कर अगर वो किसी रिक्त स्थान में आते हैं, तब तो कौन सा दोष उत्पन्न होगा आपका, फ्रेंगल दोष उत्पन्न होगा। अगर मान लो कि अगर वो युग्म में निकलते हैं, तब वो कौन सा दोष उत्पन्न होगा आपका, शॉर्ट की दोष उत्पन्न होगा। इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। तो देखो यहाँ से जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या छोड़ देगा, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। और देखो कोई सा भी एक, चाहे आपको लगे ना एक, मतलब जो आपकी वाइट, जो ऊपर वाली वाइट पट्टी, वहां पे एक लाइन लिख दो, चाहे दोष कोई सा भी उत्पन्न हो। खास बात है सभी दोषों की वो मतलब कि विद्युत उदासीनता को मेंटेन मतलब कि बनाए रखते हैं। क्या कह रहा हूँ, चाहे दोष कोई सा भी हो, अब मैंने देखो 2-3 दोष पढ़ाऊंगा मैं आपको, चाहे दोष कोई सा भी हो, सभी क्रिस्टल अपनी विद्युत उदासीनता को बनाए रखेंगे। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर कोई धनायन बाहर जाएगा ना, आप देखो जैसे शॉर्ट की में क्या हुआ था, शॉर्ट की दोष में क्या होता है, एक Na+ बाहर गया था, Na+ बाहर गया तो उसी के साथ Cl भी बाहर चला गया। तो अगर Na+ जाएगा, अगर धनायन की संख्या कम होगी तो इस पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो फिर ये क्या करेगा, ये क्या करेगा आपका, ऋणायन को भी बाहर भगाएगा। तो ऋणायन बाहर जा रही है, इसमें विद्युत उदासीनता तो बनी हुई है। सेम कहानी इसमें भी, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। जो आपका धनायन था, धनायन बस अपनी जालक, जो आपकी इसकी मूल अवस्था थी, जालक अवस्था को छोड़कर उसके रिक्त भागों में आ चुका है, उसके रिक्त भागों में आ चुका है। तो बस इतनी सी, चाहे कोई सा भी दोष हो, अगर आप ऊपर लिख भी सकते, चाहे कोई सा भी दोष हो, सभी दोष में क्रिस्टल अपनी उदासीनता को बनाए रखता है। तो आप दूसरा, तो ये डायग्राम ही समझ में आ चुका होगा। चलो तीसरा आपको अंतर लिखवाता हूँ आपको। अब अंतर क्या लिखोगे आप इसके बाद में, देखो अब दूसरा अंतर क्या लिखोगे आप इसमें। अब देखो इसमें क्या था, धनायन और ऋणायन क्या था, इसमें आप किसे मतलब कि युग्म बना के आप जब क्रिस्टल से बाहर चला गया, अगर क्रिस्टल से बाहर जाएगा तो इसके घनत्व में क्या आएगी, कमी आएगी। इसमें क्या आती है, घनत्व में कमी आती है। इसमें दूसरा पॉइंट क्या लगाओगे आप, घनत्व में कमी आती है। क्यों आती है घनत्व में कमी, क्योंकि घनत्व क्या होता है आपका D इक्वल टू क्या होता है, मास, क्या होता है, डेंसिटी। हिंदी में लिख लो रे, घनत्व इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन, द्रव्यमान बट्टा आयतन। अब देखो आयतन में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आयतन पहले जो क्रिस्टल का था सेम ही आयतन वो था। लेकिन इसमें क्या, जो धनायन और ऋणायन क्या था, युग्म में बाहर चला गया, यानी द्रव्यमान में क्या आ चुकी, कमी आ चुकी। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि द्रव्यमान में क्या आ चुकी, इसमें कमी आ चुकी। क्योंकि ये क्या है, द्रव्यमान में अगर कमी आएगी तो घनत्व भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें क्या होती है, घनत्व में कमी आती है। जबकि इस वाले दोष में क्या होती है, घनत्व में कमी नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि इसमें धनायन क्रिस्टल को छोड़ के बाहर नहीं जाता, वो केवल उसी के अंतराकाश में प्रेजेंट होता है। तो आप क्या लिखोगे इसमें, आप इसका दूसरा क्या लिखोगे, इसमें घनत्व अपरिवर्तित रहता है। इसमें क्या लिखोगे आप, घनत्व क्या होता है इसका, अपरिवर्तित रहता है। दूसरा एग्जाम, दूसरा क्या दोगे इसमें, घनत्व अपरिवर्तित रहता
है। ठीक है, आप देखो तीसरा एक अंतर क्या दोगे अब आप, ये तो बात हुई यहां तक। अब देखो जो आपका नेक्स्ट जो कौन सा था, तीसरा था क्या इसमें, पहला डायग्राम होगा, ठीक है, तीसरा लिखो इसमें अंतर। तीसरा अंतर क्या लिखोगे आप, तीसरा अंतर जो शॉर्ट की दोस्त मैंने क्या कहा, कोई भी युग्म घर कब छोड़ता है, जब उसको क्या हो, घेरने वाले लोगों की संख्या क्या हो, अधिक हो, यानी कि आप क्या कह सकते हो, मैं जो समन्वय नंबर क्या होगा, अगर बढ़ेगा तो उसकी क्या करेगा, ये सामान्य ये दोष उत्पन्न होगा। तो क्या लिखेंगे अपन, जब समन्वय संख्या बढ़ेगी तब यह दोष उत्पन्न होता है। यह दोष तब प्रेक्षित होता है जब धनायन की समन्वय संख्या क्या हो, अधिक हो। दूसरा वाला बिल्कुल इसके अपोजिट कर दो, यह दोष कब उत्पन्न होगा, जब समन्वय संख्या क्या हो, कम हो। तो तीसरा आप इसके जस्ट अपोजिट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है पूरा वो भी। तो ये क्या लिखेंगे, यह दोष तब प्रेक्षित होगा, यह दोष तब प्रेक्षित होगा जब धनायन की समन्वय संख्या निम्न हो। तो ये था इसका अंतर। इसके अलावा चौथा अंतर क्या दे सकते हो आप, चौथा अंतर क्या देख सकते हो, बताओ। कोई भी अगर युग्म बनता कब है, कोई भी युग्म कब बनता है, जब दोनों के आकार क्या हो, इक्वल हो। जब दोनों के आकार क्या हो, इक्वल हो। आकार का मतलब क्या होगा अपना, उसकी त्रिज्या से किसका मतलब कि क्या मीनिंग होगा, त्रिज्या। जब धनायन एवं ऋणायन की त्रिज्या क्या हो, लगभग इक्वल हो, तब तो कौन सा दोष उत्पन्न होगा, आपका फ्रेंकल। तो फ्रेंकल में क्या लिखोगे आप, धनायन एवं ऋणायन की, यह दोष तब उत्पन्न होता है जब धनायन एवं ऋणायन का आकार इक्वल हो। तब होगा, यह दोष तब उत्पन्न होगा जब धनायन व ऋणायन की त्रिज्या लगभग समान हो, लगभग क्या हो, समान हो। ठीक है, तो मतलब क्या बनाऊंगा मैं, क्या लिखूंगा, जब आर तो किसकी होगी, केटायन की, लगभग इक्वल किसकी होगी, आर ऑफ एनायन के, ये लिख सकते हो आप डायरेक्ट। ठीक है, और यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ मतलब कि इसमें तो आकार लगभग मतलब इक्वल होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, जो आपका धनायन था वो किसमें था, रिक्त, मतलब कि किसमें आ चुका, मतलब रिक्त अवकाश में आ चुका, अंतराकाशीय अवकाश में। क्यों आया, क्योंकि उसका आकार क्या है, बहुत छोटा। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि इसमें तो क्या होता है, जो आपका धनायन का आकार क्या होता है, बहुत छोटा होता है, ऋणायन का आकार बहुत बड़ा होता है। धनायन का आकार छोटा होने के कारण ही वो क्या था, वो अपनी जालक स्थिति को छोड़ के उस कहाँ पे आ चुका, उस अंतराकाश में आ चुका है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, आप यह दोष तब उत्पन्न होता है
तब उत्पन्न होता है जब धनायन का आकार त्रिज्या लिखो आप, धनायन की त्रिज्या ऋणायन से बहुत कम हो। तो ये लिख सकते हो, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि मैं क्या क्या समझो, आर किसकी होगी, कैटायन की, बहुत कम होगी, किससे होगी, आर ऑफ ऋणायन से। तो ये लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। इसके अलावा देखो और क्या लिख सकते हो आप, इसके अलावा क्या लिख सकते हो, एक और लिख दो लास्ट, इसके बाद में डायरेक्ट 5 एग्जाम्पल काफ़ी है। इसमें क्या होगा, जो पेरा विद्युतांक क्या होगा, ये डायरेक्ट याद रखोगे आप, ये वाला डायरेक्ट याद करोगे आप, 5वां वाला पॉइंट। इसमें क्या होता है, पेरा विद्युतांक क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। इसमें ये डायरेक्ट याद करोगे आप। इसमें क्या लिखोगे, इसमें पेरा विद्युतांक अपरिवर्तित रहता है, ये लिखोगे आप। इसमें क्या लिखोगे, इसमें तो क्या होता है, पेरा विद्युतांक क्या होता है, ये डायरेक्ट पॉइंट याद करोगे आप, ये पॉइंट डायरेक्ट याद करोगे। इसमें क्या लिखोगे, इसमें पेरा विद्युतांक बढ़ता है। इसमें क्या लिखोगे आप, पेरा इसमें पेरा विद्युतांक क्या होता है आपका, बढ़ता है, पेरा विद्युतांक बढ़ता है। अब इसके अलावा देखो इनके एग्जाम्पल लिखो, लास्ट क्या करना है आपको, ओनली एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल क्या दोगे आप इसका, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है सभी के। एग्जाम्पल पूछेगा डायरेक्ट एग्जाम में, मतलब कि अगर छोटा क्वेश्चन बनता है तो एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा, मतलब कि शॉर्ट की अंक एंगल दोष के उदाहरण लिखो, तो मतलब डायरेक्ट छोटा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से एक। या तो आपसे ज़्यादा मार्क्स में पूछेगा तो क्या देगा आपको, क्या दे देगा आपको, अगर ज़्यादा नंबर का होगा तब तो आपको अंतर दे देगा। इसके अलावा मान लो अगर छोटा क्वेश्चन देना होगा तब वो डायरेक्ट इसके वो दे देगा। इसका देखो एग्जाम्पल लिखो आप। एग्जाम्पल क्या होंगे आपकी, क्षार धातु हैलाइड, क्या होंगे, क्षार धातु हैलाइड। अब देखो अगर ये नाम लिख दिया ना आपने तो मान लो लगभग एग्जाम्पल कवर है, इसमें लगभग एग्जाम्पल कवर है। अब देखो या तो सारे एग्जाम्पल याद करो, बाकी अगर ये लाइन पता होना तो डायरेक्ट आप याद नहीं करना। अब क्षार धातु कौन सी होती है आपकी, क्षार धातु कौन सी थी, प्रथम वर्ग के जितने भी तत्व होते हैं, अगर आपने एस ब्लॉक में पढ़ा होगा तो प्रथम वर्ग के जितने भी तत्व सबके सब क्षार धातु में ही कंसिडर किए जाते हैं। तो मतलब जो क्या करेंगे अपन, KCl NaCl वो सब भी इसी के एग्जाम्पल क्या देंगे अपन, एग्जाम्पल से NaCl आएगा आपका, इसके अलावा क्या आएगा आपका, KCl आएगा, इसके अलावा एक आएगा AgBr, इंपॉर्टेंट है ये वाला AgBr। दूसरा देखो इसका एग्जाम्पल क्या बताऊंगा मैं आपको, इसका एग्जाम्पल डायरेक्ट याद करोगे, क्या होगा आपका, सिल्वर हैलाइड, और क्या होगा, कॉपर हैलाइड। क्या होगा दूसरा वाला, कॉपर हैलाइड। इसके अलावा एक और लिख दो, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। एक और लास्ट एग्जाम्पल को AgBr। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, जो आपका AgBr है, AgBr दोनों में ही प्रेजेंट होता है। AgBr आपका शॉर्ट की में भी प्रेजेंट होता है, और जो AgBr का एग्जाम्पल है वो आपका शॉर्ट की दोष में भी है, और वो किस में आपका फ्रेंकल में भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से AgBr इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
कि AgBr में क्या है, दोनों ही दोष पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल आप क्या दोगे, क्षार धातु के हैलाइड, इसमें डायरेक्ट याद करोगे सिल्वर हैलाइड, कॉपर हैलाइड या जिंक सल्फाइड। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मतलब कौन से होंगे, ऊपर वाले दो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट कौन सा आपको, AgBr। अगर चौथा वाला अगर इच्छा है तो याद कर लो जिंक सल्फाइड वाला, बट इतना अगर इतने एग्जाम्पल कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ आपका शॉर्ट की फ्रेंकल दोष खत्म होता है, यहाँ आपका शॉर्ट की फ्रेंकल दोष खत्म होता है। अब देखो यह तो कौन सा था आपका, स्ट्राइक्योमेट्रिक दोष था। ये तो कौन सा था आपका, स्ट्राइक्योमेट्रिक था। इसके अलावा एक क्या बचता है आपका, नॉन स्ट्राइक्योमेट्रिक दोष। इसके अलावा क्या बचता है, दूसरा क्या था आपका, नॉन स्ट्राइक्योमेट्रिक दोष। दूसरा क्या बचता है आपका, नॉन स्ट्राइक्योमेट्रिक दोष। जो है इसको मैं क्या कह सकता हूँ, मैं क्या बोलूंगा इसको, एरस समीकरणमितीय दोष। क्या बोलूंगा मैं इसको, एरस समीकरणमितीय दोष। तो लिखो, दूसरा लिखो आप, दूसरा क्या लिखोगे आप, एरस समीकरणमितीय दोष। दूसरा क्या लिखोगे आप, एरस समीकरणमितीय। एरस समीकरण मितीय दोष। पहले तो इसकी परिभाषा क्या होगी, परिभाषा तो कुछ नहीं, सिंपल सी है, वो कल मैंने बताया था। उसका अनुपात क्या होगा, अलग होगा, बस इतना सा फर्क होगा। क्या लिखोगे इसमें, परिभाषा लिखो सबसे पहले तो इसका परिभाषा क्या लिखोगे, इस प्रकार के दोषों में, इस प्रकार के दोषों में, इस प्रकार के दोषों में यौगिक की स्ट्राइक्योमेट्री, यौगिक इस प्रकार के दोषों में यौगिक की स्ट्राइक्योमेट्री, इस प्रकार दोषों में यौगिक की स्ट्राइक्योमेट्री स्ट्राइक्योमेट्री यौगिक की स्ट्राइक्योमेट्री यौगिक की स्ट्राइक्योमेट्री कोमा धनायन व ऋणायन का अनुपात, धनायन और ऋणायन की संख्याओं का अनुपात, की संख्याओं का अनुपात व यौगिक अनुपात व यौगिक का सूत्र बदल जाता है। तो ये लिखेंगे अपन, ठीक है। तो मतलब कि एरस समीकरण दोष में क्या होगा आपका, तो मैंने देखो रस समीकरणमितीय मैंने क्या बताया, रस समीकरणमितीय में कुछ भी नहीं होगा। स्ट्राइक्योमेट्री का आपको पता होना चाहिए, स्ट्राइक्योमेट्री क्या होता है, कोई भी अगर धनायन एवं ऋणायन आपस में रिएक्शन करेंगे तो जो धनायन का नंबर होगा वो उसकी स्ट्राइक्योमेट्री होगा, ऋणायन का जो नंबर होगा वो उसकी स्ट्राइक्योमेट्री होगा। अगर वो दोनों आपस में मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर लेते हैं, अगर उसमें धनायन एवं ऋणायन के संख्या का अनुपात अगर चेंज नहीं होता तब तो वो क्या होगा, रस समीकरणमितीय। अगर वो तब तो वो क्या होगा, अगर चेंज नहीं होता, अगर वो क्या होता नहीं होता तब तो रस समीकरणमितीय है। और अगर वो चेंज हो जाता है या फिर बदल जाता है तब वो क्या दोगे आप, तब उसका आंसर क्या दोगे आप, एरस समीकरणमितीय। या फिर आप ये भी कह सकते हो
बदल जाता है, कोमा ये कह सकते हो कि धनायन एवं ऋणायन, धनायन या ऋणायन की संख्या बढ़ जाती है। धनायन या ऋणायन की संख्या धनायन या ऋणायन, धनायन या धनायन या ऋणायन की संख्या बढ़ जाती है। धनायन और ऋणायन की संख्या बढ़ जाती है। तो देखो ये है, तो इस तरह से अपन एरर समीकरण मिति दे सकते हैं। देखो इसका एग्जांपल क्या दिया, वो आपके इसका एग्जांपल दिया। देखो अब देखो, या तो अगर देखो मैंने क्या कहा कि इसमें क्या करते हैं अपनी स्टाइकियोमेट्रिक अनुपात चेंज होता है, तो मैंने क्या कहा, या तो धनायन और ऋणायन की संख्या क्या कर जाती है आपकी, बढ़ जाती है। अगर धनायन की संख्या बढ़ती है तब तो इसको क्या बोलेंगे अपन, धातु आधिक्य दोष। अगर धनायन की संख्या बढ़ती है तो अपन क्या बोलेंगे, धातु आधिक्य दोष। अगर ऋणायन की संख्या बढ़ती है तब क्या बोलेंगे अपन, अधातु आधिक्य दोष। तब क्या बोलेंगे अपन, अधातु आधिक्य दोष। तो अपन अब देखो आपका एरर समीकरण मिति दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से प्रकार के होंगे, एक तो धातु आधिक्य, दूसरा क्या होगा, क्या होगा, अधातु आधिक्य। तो ये लिख सकते हो संख्या बढ़ जाती है, यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का। अपन बात करेंगे पहले किसकी बात करेंगे, धातु आधिक्य की। पहले किसकी बात करेंगे अपन, धातु आधिक्य की। धातु आधिक्य और दूसरा वाला क्या होगा आपका, अधातु आधिक्य। अधातु आधिक्य। तो ये दो प्रकार के एग्जांपल्स होंगे अपने। तो इसमें सबसे पहला कौन सा डिस्कस करेंगे अपन, धातु आधिक्य वाला। तो हेडिंग डाल दो क्या आपकी, धातु आधिक्य। सबसे पहला एग्जांपल कौन सा लिखेंगे अपन, धातु आधिक्य। धातु देखो इस चैप्टर की मैंने एक लाइन भी नहीं छोड़ी है, मतलब कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, ये गारंटी ले रहा हूँ अपने नोट्स से बाहर नहीं जाएगा। एक सिंगल लाइन भी नहीं छोड़ी मैंने इसकी, तब आपसे निश्चिंत होकर पढ़ो आप आराम से। एक सिंगल लाइन भी मैंने नहीं छोड़ी। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, आप लिखो धातु आधिक्य दोष। तो धातु आधिक्य दोष में क्या लिखोगे, चलो साथ में उसको भी कर लेंगे, फिर टाइम बढ़ेगा फिर। चलो ये एक कर लेते सबसे पहले, वो कल कर लेंगे। फिर क्या है, धातु आधिक्य दोष में क्या होंगे, इसमें किसकी मात्रा बढ़ेगी, धनायन की संख्या बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें धनायन की संख्या बढ़ जाती है। क्या लिखोगे इसमें, पहले बात तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें धनायन की आपेक्षिक मात्रा बढ़ जाती है। तो इसे क्या लिखेंगे, इसमें धनायन की अपेक्षिक मात्रा बढ़ जाती है। पहली बात तो ये, ठीक है। अब देखो धातु आधिक्य दोष अपन दो प्रकार से कर सकते हैं। दो प्रकार से क्या किस तरह से कर सकते हैं, देखो मान लो ये कोई भी क्रिस्टल है, ठीक है। अब इसमें धनायन ऋणायन। तो आपको अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी अगर 11th क्लास में, तो आपको पता है जो धातु होती है, धातु सामान्यतः धनायन का निर्माण करती है और अधातु सामान्यतः ऋणायन का निर्माण करती है। क्यों करती है, क्योंकि धातुओं का धातु के जितने भी गुण थे वो आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आईपी के बेसिस पे दिया जाता है। आईपी का मतलब क्या होगा, कोई भी धातु धनायनदा अगर वो इलेक्ट्रॉन को अगर वो त्याग करता है तब तो वो क्या करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो खुद पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो वो तो क्या बनाएगा, आपका धनायन बनाएगा। तो क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे को इसमें किसकी धनायन की मात्रा बढ़ानी है, तो धनायन की मात्रा बढ़ाने के मेरे पास दो रास्ते हैं। दो रास्ते क्या है, अगर बाहर से कोई धनायन हो तो
तो बाहर से मैं धनायन को अंदर लेके आ सकता हूँ मैं। अगर बाहर धनायन आएंगे, बाहर से धनायन को अंदर लेके आऊंगा, तभी धनायन की संख्या बढ़ सकती है। गलत है सही है? बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर कोई भी धनायन है, अगर उस धनायन को मैं बाहर से अगर इस सिस्टम में लेके आता हूँ, तब भी मैं धनायन की संख्या बढ़ सकती है। इसके अलावा मान लो इस सिस्टम में क्या है, ऋणायन तो प्रेजेंट है, ये धनायन और ऋणायन, इस ऋणायन को मैं बाहर भी निकाल सकता हूँ। अगर मैं ऋणायन को बाहर निकालूंगा तो धनायन की संख्या आपस में अपने आप ही क्या बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अपन क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझेंगे कि धातु आदि के अपन दो प्रकार से कर सकते हैं। किस किस प्रकार से? पहला तो अपन क्या करें, कोई भी धातु धनायन है उसको बाहर से अपन इस क्रिस्टल में लेके